अभी आज घर जाके क्या करेंगे? अभी आज घर जाएंगे तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू? सेकंड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप क्या होगा? 3 स्टेप आपको बताने वाला हूं। वो 3 स्टेप आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करेगी, इतना ज्यादा कि आपकी मजबूरी हो जाएगी एक हफ्ते के अंदर आपको अपना ब्लड प्रेशर की गोली, ब्लड शुगर की गोली, ब्लड थिनर्स, यू हैव टू थ्रो इट आउट। क्योंकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और दवा लेंगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा, बिलो नॉर्मल आ जाएगा। ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा और दवा लेंगे तो और नीचे चला जाएगा, विच इज टू डेंजरस। स्टेप 1, आज घर जाके क्या करना है? स्टेप 1, थ्रो द स्टैटिन। उठा के देखिए नियरेस्ट डस्टबिन क्या है, वहां फेंक दीजिए। जानवरों को भी मत दीजिए, उनके लिए भी बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली। थैंक यू फ्रेंड्स। कोलेस्ट्रॉल वाली, कोलेस्ट्रॉल की दवा कौन सी है? कोई भी दवा में लास्ट में स्टैटिन लिखा होगा तो दैट इज मेडिसिन फॉर कोलेस्ट्रॉल, राइट? स्टैटिन। अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, ये क्या करती है और आपको क्या करना है सेकेंड एंड थर्ड स्टेप के लिए। आप सांसें ले रहे हैं, यू टेक ऑक्सीजन इन, देन अप इज कार्बन डाइऑक्साइड आउट। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, यहां से शुरू होती है कोलेस्ट्रॉल की कहानी। कैसे समझिए इसको? वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां गया? वो प्लांट के अंदर गया, प्लांट टेक इट, और वो वाटर H2O के साथ मिला के सनलाइट के प्रेजेंस में उसको बना देता है ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी कि फूड, यानी कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। वो खाना हम खाते हैं और खाते ही एक केमिकल बॉडी बनाता है एसिटाइल CoA, एसिटाइल कोएंजाइम, और वो वाला केमिकल एक और केमिकल बनाता है, इसे कहते हैं HMG कोएंजाइम। और वो केमिकल फिर एक इंपॉर्टेंट केमिकल मेवलोनिक एसिड बनाता है या मेवलोनेट पाथवेज बनाता है, राइट? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अभी आसान हो जाएगा। और इससे कई सारे केमिकल्स बनते हैं, इनमें से एक केमिकल है कोलेस्ट्रॉल, राइट? इनमें से एक केमिकल है कोलेस्ट्रॉल। इस तरह से कोलेस्ट्रॉल की पैदाइश होती है। अब इनमें से जो ये केमिकल है, इनका कुछ काम है, इसका कुछ काम है, इसका कुछ काम है, इसका कुछ काम है, तभी बॉडी बना रही है। सारे इंपॉर्टेंट है, सारे जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। जब आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं तो वो दवा कोलेस्ट्रॉल कम कैसे करता है? वो दवा यहां पे काम करता है, इसको ब्लॉक कर देता है यहां पे। तो यहां ब्लॉक हुआ तो क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो गया, लेकिन साथ में क्या हुआ? और बाकी सब भी बंद हो गए। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है दिस CoQ10। CoQ10 को आप क्या बोल सकते हैं? CoQ10 ये केमिकल क्या करता है? इट इज वेरी सिंपल। स्पार्क प्लग आपने देखा, उस स्पार्क प्लग में नीचे यहां पे थोड़ा सा ये जो स्पार्क होता है, राइट, दिस इज अ स्टोन, और जिससे हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। CoQ10 इज अ स्पार्क प्लग ऑफ द बॉडी, स्पार्क प्लग फॉर द हार्ट। और जब यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे जो छोटा सा कार्बन वाला पार्ट है वो जैसे जैसे कम होता है, हाँ, आपको इसकी डिस्टेंस को कभी कभी स्कूटर से निकाल के रीएडजस्ट करना पड़ता है। क्या है? right? तो ये जो है दैट इज CoQ10। जब वो कम होगा तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर बोलेगा चलो मैं आपको CoQ10 की गोली भी लिख देता हूं, तो यानी कि वो रीएडजस्ट कर रहा है। एक तो एक तरफ कम कर दिया, फिर दूसरी तरफ डॉक्टर ने उसको पूरा कर दिया, राइट? मतलब यहां से निकालो वहां पे डाल दो, तो दैट इज द CoQ10। तो जो भी कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगे उनका हार्ट वीक होगा, क्योंकि हार्ट को जो स्ट्रेंथ देता है हार्ट का स्पार्क प्लग दैट इज CoQ10। सिमिलरली tRNA, ये जिनका कम होगा उनको फिर कैंसर की दिक्कत आएगी, कैंसर। सिमिलरली बाकी जो केमिकल आप देख रहे हैं इनमें सिग्नलिंग प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, ये बॉडी की सिग्नलिंग सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल जब आप खाना खाते हैं, आपने खाने के बारे में सोचते हैं, पहले यू थिंक ऑफ द फूड, मैं खाना खाऊंगा। द मोमेंट यू थिंक कि मैं खाना खाऊंगा, दिस थॉट से हमारे बॉडी में पहला सिग्नल जाता है, फिर जब उसको देखते हैं तो दूसरा सिग्नल, फिर जब उसको टेस्ट करते हैं थर्ड सिग्नल जाता है। वो जब सिग्नल जाता है बॉडी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, दैट इज कॉल्ड सिग्नलिंग प्रोटीन का सिस्टम। और अगर वो सिस्टम काम नहीं करेगा तो क्या होगा? कौन सी वाली बीमारी हो जाएगी? डायबिटीज, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वो स्टैटिन से डायबिटीज क्यों होता है, ब्लड प्रेशर क्यों होता है। नाउ यू गेट ए क्लू कि वो कोलेस्ट्रॉल घटा नहीं रहा है, वो बाकी चीजें भी घटा रहा है। वो कैसे? मैं आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट देता हूं, हाउ इट वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके यादगार के लिए मान लीजिए डाल है मेरे पास, इसमें फूल हैं, पत्ते हैं, कांटे भी हैं, राइट? कांटे ठीक नहीं है, मान लीजिए कांटे इज कोलेस्ट्रॉल, लेकिन बाकी जो फूल पत्ते हैं 2000 CoQ10 और बाकी इंपॉर्टेंट केमिकल्स। और मैं आपको औजार देता हूं, ये कैंची, ऐसा करना, इस कांटों को ना काट देना। कांटे ठीक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो क्या आप क्या करेंगे? कांटे काटने जाएंगे तो क्या कट जाएगा? पूरी डाल ही कट जाएगी। उसमें फूल भी था, उसमें पत्ते भी थे, उसमें फल भी था, सारी डाल कट गई और वो अपने कांटे भी चले गए। सो दिस इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रॉल लोडिंग ड्रग स्टैटिन, राइट? और ये पूरा पाथ है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।
और जब वो दवा ले रहे हैं तो काट यहां रहे हैं, जड़ को काट रहे हैं। और ये हमने किसी ने बताया नहीं कि भाई ये यहां से कट रहा है, ना कि कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ को काट रहे हैं, ना कि वो कांटे। अगर वो कांटे हैं तो पहली बात तो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट इक्वल टू कांटे, वो कांटे हैं ही नहीं। अगर वो है भी राइट, तो वो कांटे को थोड़ा ना काट रहे हैं, वो तो सबको काट रहे हैं, तो इक्वली कांटे भी कट जा रहे हैं। तो अच्छा, इसका प्रूफ क्या है? आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए, स्टैटिन तो हो गया नॉर्मल नेम, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? व्हाट इज साइंटिफिक नेम फॉर स्टैटिन? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? HMG CoA इनहिबिटर। मतलब HMG एंजाइम को वहीं पे ब्लॉक करता है, यही इसका नाम है। तो नाम से इसकी पहचान है। इसका नाम कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग नहीं है, इसका नाम कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटर नहीं है, इसका नाम HMG को एंजाइम इनहिबिटर है। तो HMG को एंजाइम इनहिबिटर क्यों है? क्योंकि वहां पे काटता है, ना कि कोलेस्ट्रॉल को यहां पे रोकता है, राइट। अच्छा, ये जो पूरा ब्रांच है, कुछ रेयर केस में बच्चों में जो बच्चे पैदा होते हैं राइट, उनमें ये उसमें ये ताकत नहीं होती है पूरा ब्रांच बनाने की। तो उन बच्चों में एक बीमारी होती है, वो बीमारी आपने देखी मूवी पा, जो 2 साल की उम्र में 50 साल 60 साल के लगने लगते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये केमिकल का ये पूरा ब्रांच ना हो किसी बच्चे में पैदा होते ही, तो विद इन 2 ईयर्स ऐसा दिखेगा कि वो एक 60 साल का 80 साल का आदमी है। और अगर हमारे जीते जी अगर वो ब्रांच कट गया या कम हो गया, तो हमारा बुढ़ापे की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी धीरे धीरे, राइट। सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड एंड लिंक कि you are not reducing the cholesterol itself, you are reducing the complete branch of it, right? जो कि कितना ज़्यादा लीथल है, कितना ज़्यादा डेंजरस है, जिससे बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैंसर से लेकर डायबिटीज़ तक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, हार्ट की डिजीज़ होती क्यों है फिर? कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो हार्ट की डिजीज़ क्यों होती है? वो सिंपल है कि हार्ट के आर्टरीज में देयर आर सम ब्लॉकेजेस। सिंपल, हार्ट की आर्टरीज में देयर आर सम ब्लॉकेजेस। वो ब्लॉकेजेस होते हैं तो ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं हो पा रहा, हार्ट को पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, एंड हार्ट पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा। एक दिन होगा ब्लॉकेज 100% हो जाएगा, एंड दैट में बी द हार्ट अटैक, राइट। उन सेल्स को नरिशमेंट नहीं मिलेगी। अब ये जो ब्लॉकेज है, इसको अगर आप निकालेंगे, निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे कि ये ब्लॉकेज बना किस चीज का है, तो आप पाएंगे कि उसमें कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। इसका मतलब ये हो कोलेस्ट्रॉल कारण हुआ ना। कोई डॉक्टर बोलेगा उसको देखो वो तो कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल कारण हुआ। अच्छा, एक काम करेंगे, मान लीजिए कहीं देखते कि पूरी बिल्डिंग गिर गई, जाके देखो बिल्डिंग में क्या गिरा, देखा बहुत सारी ईंटें पड़ी हुई है। अच्छा, ईंटें कारण है, आगे से ना जब बिल्डिंग बने ईंटें कम कर दो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, राइट। हाँ, जब बिल्डिंग गिरेगी तो ईंटें ही दिखेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि बिल्डिंग ईंटों का बना होता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल का ही वो आर्टरीज बने हैं तो कोलेस्ट्रॉल दिखेंगे, लेकिन वो कारण नहीं हो सकता, राइट। सिमिलरली इट इज ट्रू दैट द ब्लॉकेजेस are made up of cholesterol, but cholesterol may not be the reason, right? अगर ऐसा होता तो जिन लोगों के हाई कोलेस्ट्रॉल है उन्हीं में हार्ट डिजीज होता, लो कोलेस्ट्रॉल में हार्ट डिजीज नहीं होता, जबकि इसका उल्टा ही देखा गया है, राइट। अब पहला। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज होता है तो कभी भी ब्लॉकेज वेन्स में क्यों नहीं होता? देखिए, 2 तरह के ब्लड वेसल्स हैं। एक तो वो ब्लड है जो साफ ब्लड यानी कि हार्ट से खून को बॉडी में सर्कुलेट करता है, और दूसरा वो ब्लड वेसल है जो बाकी ऑर्गन से खून को वापस हार्ट में ले जाता है, यानी गंदा खून को ले जाता है। सो नीले कलर का है वेन्स, लाल कलर का है आर्टरीज। अगर और कोलेस्ट्रॉल सब में एक जैसा ही सर्कुलेट करता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल है ब्लॉकेज का, तो वेन्स में भी तो ब्लॉकेज होने चाहिए ना, वहां तो नहीं पाए जाते। सो कोलेस्ट्रॉल कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। हैड इट बीन सो द ब्लॉकेज वुड हैव बीन इवन इन द वेन्स, क्योंकि वेन्स में भी उतना ही कोलेस्ट्रॉल फ्लो करता है जितना कि आर्टरीज में करता है। सो ये एक आर्गुमेंट है। अब इससे एक सवाल आता है, फिर क्या, कैसे या क्या कारण से हार्ट डिजीज होता है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज? अगर कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता, उस ब्लॉकेज में भी कोलेस्ट्रॉल है तब भी उससे नहीं होता, तो एक्चुअल कारण क्या है? इसके लिए मैं 3 क्लू दूंगा आपको, उस 3 क्लू के अंदर आप ढूंढेंगे आंसर क्या है। 3 वेरी इंटरेस्टिंग क्लू। पहला क्लू, सर्कुलेशन 2006, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखा गया कि ब्लॉकेज जहां भी है वहां पे 50 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए गए हैं। हमेशा जब भी कहीं ब्लॉकेज होगा, ब्लॉकेज के आसपास 50 डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर फाउंड। दैट इज क्लू 1। क्लू 2, जहां पे ब्लॉकेज है वहां की टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, रेस्ट ऑफ द आर्टरीज। क्लू नंबर 2, जिस तरह से जब भी इन्फेक्शन हो जाता है हमारे बॉडी की टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो जाती, वो क्यों होती है? ताकि टेम्परेचर इज ए टूल
टेम्परेचर की मदद से बॉडी उस वायरस को किल करता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होना कोई बीमारी नहीं है, इट इज ए मेथड बाय विच द बॉडी इज ट्राइंग टू काउंटर द जर्म्स। सिमिलरली, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। सिमिलरली क्लू 3, ये देखा गया कि 1/3 हार्ट अटैक के पेशेंट्स का रिकॉर्ड देखा गया कि उनके हार्ट अटैक आने से जस्ट पहले उनको कोई ना कोई इंफेक्शियस डिजीज हुआ था, उसके बाद ही उनका हार्ट अटैक आया है। तो ये क्लू नंबर 3। अब इन तीनों क्लू के अंदर ही आपका जवाब है। ये सारी चीज़ें 2000 के बाद ही 2000 के बाद ये सारी चीज़ें मेडिकल साइंस को थोड़ी बहुत पता चली है, उससे पहले ये सब चीज़ें नहीं पता थी। इसको समझने की कोशिश करते हैं, इन तीनों क्लू को जोड़ते हैं टू गेट द आंसर कि क्या कैसे हार्ट डिजीज होता है और कैसे उसको रोका जाए। अटैक बाय जर्म्स ऑन द इनर वॉल ऑफ आर्टरीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंक्लूजन इज, जहां पे भी हार्ट डिजीज जो भी आर्टरीज हैं वहां पे पाया गया कि जर्म्स अटैक करती हैं। हमारे पूरे ब्लड में जर्म्स सर्कुलेट होती हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल। लेकिन हम में से कुछ लोगों के, कुछ पेशेंट के केस में कहीं कहीं वो जर्म्स अटैक करती हैं। लेकिन जर्म्स कहीं कहीं अटैक करती है, हर जगह क्यों नहीं करती है? वहीं अटैक करेगी जहां पे इंडोथेलियम डिसफंक्शन होगा। इंडोथेलियम वेरी सिंपल, ब्लड वेसल का जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है जिसको ब्लड टच करते हुए जाता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल टच करते हुए जाता है, उसे कहते हैं इंडोथेलियम लेयर। लेकिन हम में से कुछ लोगों के केस में वो इंडोथेलियम लेयर कमजोर होता है, राइट, और उसमें जर्म्स अटैक आसानी से कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा है तो वेन्स के एंडोथेलियम लेयर में क्यों नहीं जर्म्स अटैक करती है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जवाब देने के लिए आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ दिस। मान लीजिए ये बलून है, इसके अंदर एयर का प्रेशर है। अगर एयर बढ़ा दूंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना इसका। अगर इसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसका जो आउटर लेयर है या इनर लेयर है उसका डैमेज के चांसेस ज़्यादा हैं, या प्रेशर कम रहेगा तो चांसेस ज़्यादा हैं? पहला या दूसरा? प्रेशर ज़्यादा होगा तो डैमेज होना आसान है, ये तो क्लियर है हमें। अब देखिए, ह्यूमन बॉडी में हमेशा क्या होता है कि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम से कम 100 गुना ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द ब्लड प्रेशर इन द वेन्स। आर्टरीज के वॉल्स में जो प्रेशर होता है वो 100 टाइम ज़्यादा होता है, यानी कि वहाँ पे डैमेज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि वहाँ पे जर्म्स अटैक आसानी से कर सकते हैं, राइट। लेकिन एंडोथेलियम लेयर, पहला तो एंडोथेलियम लेयर कमज़ोर हो, ऊपर से प्रेशर ज़्यादा है, दोनों मिला के जर्म्स के लिए आसान हो जाता है वहाँ अटैक करना। अब क्वेश्चन ये है कि अंदर का एंडोथेलियम लेयर यानी कि इनर लेयर कमज़ोर क्यों होता है? उसका कारण है लो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। जब भी आपका बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कम होगा तब एंडोथेलियम लेयर डैमेज होगा। जब भी वो डैमेज होगा, जहाँ जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वो तो आर्टरीज में होती है, जर्म्स बॉडी में ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहे हैं, वो सब में होता है, वो जर्म्स वहाँ अटैक करेंगे। जब वो अटैक करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे घाव हो जाएगा। घाव को भरने के लिए कोलेस्ट्रॉल आएगा बचाने के लिए, और वो भरने की कोशिश करेगा। अगर घाव जल्दी भर गया तो ब्लॉकेज नहीं होगा, लेकिन अटैक जारी रहा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन ऑलरेडी कम रहा और ये लंबे समय तक रहा, देन इट बिकम्स ब्लॉकेज, राइट। सो कोलेस्ट्रॉल का रोल है हार्ट को बचाने के लिए, ना कि उसका रोल है कि वही हार्ट के ब्लॉकेज करने के लिए। बट उस प्रोसेस के थ्रू, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बट उस प्रोसेस के थ्रू जब वो प्रोसेस चल रहा है तब अगर एंडोथेलियम लेयर कमजोर ही रहता रहे और जर्म्स ज्यादा हो बॉडी में, इन्फेक्शन पहले से ही हो, कोई वायरल फीवर ऑलरेडी चल रहा हो, दैट इज द टाइम जब वो इन्फेक्शन जीत सकता है, राइट, इन कंपैरिजन टू कोलेस्ट्रॉल। उस लड़ाई में दैट विल फॉर्म द ब्लॉकेज, राइट। सो यहां पे इंपॉर्टेंट है अटैक बाय जर्म्स ऑन वीक आर्टरीज ऑन द इनर वॉल, जिससे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन को हिंदी में बोलेंगे सूजन। सूज जाता है ना बाहर, जो बाहर कभी सूज जाता है, कभी किसी के पाँव में मोच आ गए तो सूज जाता है। सूजना कोई बीमारी नहीं है, सूजना एक प्रोटेक्शन है, रिपेयर मैकेनिज्म है बॉडी का। सिमिलरली अंदर भी सूज जाता है, लेकिन अगर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कम रहती रहे, इन्फेक्शन लगातार अटैक करते रहे, तो उसको मैनेज करने के कोलेस्ट्रॉल वहां पे जमता रहे, सम टाइम वो ब्लॉकेज ज्यादा हो गया, फ्लो ब्लॉक हो गया, दैट इज कॉल्ड हार्ट डिजीज, दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक, राइट। सो यहां पे कुल मिला के कुछ ऐसा आता है, इन्फ्लेमेशन, उसमें कोलेस्ट्रॉल ट्राई टू कवर इट अप एंड दैट लीड्स टू ब्लॉकेजेस। तो अब सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? क्या करना होगा? सिंपली
अच्छा बताइए क्या सोल्यूशन है? यहाँ पे क्या हो जाए तो ये सारा प्रोसेस बीच में रुक सकता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। सिंपल सिंपल सोल्यूशन कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि हमारी बॉडी की नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को दोबारा से बढ़ा दें, जैसे ही वो बढ़ाएंगे तो सारा चीज बैलेंस में आ जाएगा। कितनी देर में? कुछ दिनों में बैलेंस में आ जाएगा, विद इन फ्यू डेज। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर।